हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एएआई मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव है एओ का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको याद रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे 2020-21 में 21 और 22 में आए हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको कोई मेथड नहीं आता होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे टॉपिक्स की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वही मेथड जो है वो यहाँ पर हम आज की क्लास में लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का, और वो भी पॉइंटिंग आउट। ठीक है, पॉइंटिंग फॉर्म में अगर हम क्वेश्चन देखें, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ लिख लूँ, ठीक है, जैसे इसने ये वाला सेंटेंस बोला है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में लिख लेता हूँ जिससे समझाने में आसानी होगी। माई मदर इज द सिस्टर ऑफ रघुज ब्रदर। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, सेंटेंस को इस पर ब्रेक कर देना है। और यहाँ पर दो सेंटेंसेस आ गए हैं अब आपके सामने, एक तो माई मदर और एक द सिस्टर ऑफ रघुज ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आते हैं तो आपको किस तरह से अटेंड करना है, ये क्वेश्चन समझो आप। देखो, सबसे पहले तो ये पहला पार्ट सॉल्व करना है। और ये माई कौन है, जिसने उस सेंटेंस को क्या करा है, बोला है। जिसने उस सेंटेंस को क्या करा है, बोला है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो मधु ने ये सेंटेंस बोला है, तो हमने कहा कि ठीक है, ये मधु और मधु की जो मदर है, सेंटेंस खत्म हो जाता है उस मधु पर। यहाँ पर आप डॉट लगा सकते हो कि ये जो डॉट है ये दोनों सेंटेंसेस के लिए कॉमन पर्सन जाकर निकलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, रघु से शुरू करेंगे। ठीक है, रघु और रघु का ब्रदर, सीधा सीधा चलेंगे, बाद में रिवर्स आएंगे। ठीक है, रघु का ब्रदर और उस ब्रदर की सिस्टर, क्योंकि सिस्टर ऑफ रघुज ब्रदर। ठीक है, रघु के ब्रदर की सिस्टर, रघु के ब्रदर की सिस्टर। और यहाँ पर ये भी सेंटेंस खत्म हुआ तो यहाँ पर भी आप डॉट लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को, दोनों डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। डॉट की डॉटर है एम, तो डॉट की डॉटर बना दो यहाँ पर एम, मतलब इस डायग्राम को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, तो एक कंप्लीट डायग्राम हमारा बन जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अब इसने कहा कि विच ऑफ द पॉसिबल रिलेशन ऑफ रघु विद मधु। ठीक है, रघु जो है वो मधु का क्या लगेगा। हमने कहा ठीक है, देखो जी, मैं ये कह सकता हूँ मधु की सिस्टर, मधु की मदर है कोई, और मदर का ब्रदर है, मतलब मैटरनल अंकल उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, दैट कैन बी द पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स which one will come the fourth if they are arranged according to the English dictionary। ठीक है, देखो जब भी यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले आप ये देखो कॉमन क्या है। हमने कहा देखो PER सब में कॉमन आ रहा है, हमने कहा कि PER क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट लेटर C है, D है, F है, तो हमने कहा भाई C तो सबसे पहले आता है डिक्शनरी में, फिर D आता है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो आएंगे ये। अब इनमें देखो इन दोनों में F तक कॉमन है, F भी कॉमन है, तो हमने कहा कि F के बाद डिक्शनरी में देखा जाए तो E और U में से कौन सा पहले आता है। हमने कहा भाई E पहले आता है, इसका मतलब ये थर्ड है, और ये परफ्यूम जो है वो फोर्थ है। इसका मतलब करेक्ट आंसर D होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच विल कम फोर्थ अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको क्लियर है, समझ आया होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉगी का। एनालॉगी में देखो क्या करना है, हमें 6 और 28 किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं, उसी रेशियो में, उसी रिलेशन में आपको 11 से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि 6 जो है, 6 चौक 24 हो रहा है, प्लस 4 कह सकते हैं, बिल्कुल 6 का 4 गुना हो रहा है, और ये भी कह सकते हैं 4 गुना प्लस 4। ठीक है, तो 11 का भी शायद 4 गुना होना चाहिए और प्लस 4 होना चाहिए। 11 चौक 44, 44 प्लस 4 48, और ऐसा ऑप्शन में भी है 48। अगर ये ना होता तो मैं शायद करके ये देखता कि 6 पंजे 30 माइनस 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी 11 पंजे 30, ठीक है, 11 पंजे 55, 55 माइनस कुछ करना पड़ता हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये करेक्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर
ठीक आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। -2 करना पड़ रहा है यहाँ पर -2 करने से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो 2 वर्ड दिए गए हैं, एडिटर का कोड दिया हुआ है, टीचर का कोड दिया हुआ और आपको फार्मर का कोड पूछा है, ठीक है। सबसे पहली बात आप ये देखो, कहीं ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन तो नहीं है। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है कि ये जो फार्मर के लेटर्स हैं या तो एडिटर से या टीचर से मिलकर बने होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ठीक है, हमें क्या करना है, एडिटर का कोड पता मतलब देख लेंगे, डायरेक्ट कोडिंग तो है नहीं, और यहाँ पर लिखेंगे HALQRO, ठीक है। पहले एक ही वर्ड का कोड पता करेंगे क्या लॉजिक है, अगर इससे हेल्प नहीं मिलती है तो हम सेकंड वर्ड देखेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो E 5 नंबर पर आता है, D 4 पर आता है, I 9 पर, T 20 पर, O 15 पर, R 18 पर, H 8 पर, A 1, L 12, Q 17, R 18 और O 15, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट देखें तो 5 + 3 हो रहा है, 4 - 3 हो रहा है, 9 + 3 हो रहा है, 20 - 3 हो रहा है, 15 + 3 - 3। तो लॉजिक तो पता चला कि +3 -3 +3 और मतलब सीधा सीधा हो रहा है, ठीक है, क्रॉस में नहीं हो रहा है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है फार्मर का कोड बताओ, तो हमने कहा ठीक है, फार्मर का जो नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। फार्मर के नंबर्स हैं 6 1 18 13 5 18, ठीक है। तो पहले +3 हो रहा है, +3 करके यहाँ पर 9 6 और 3 आ जाएगा कितना, 9, और 9 नंबर है आई का, ठीक है। सभी में ऐसा आ रहा है, सेकंड लेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, थर्ड लेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में सेम है, ठीक है। ये ढूंढते हैं, -3 +3 -3, तो ये आ जाएगा 10 नंबर है जे का। तो हमारा एक ऑप्शन कैंसिल आउट, एक और देखते हैं, ठीक है। +3 6 5 + 3 8 8 है किसका, एच का, ये कैंसिल, और -3 और 15 और आ जाएगा ओ। तो JHO, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, पूरा वर्ड फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस पर नज़र मारो, ऑप्शंस अगर ज़रूरी लगे तो आप उसको सॉल्व करो, मतलब लेटर्स जरूरी लगे तो सॉल्व करो। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में कॉमन था, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो जो मिस हो सकता, मतलब जो आप छोड़ सकते हो, जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो आप बच सकते हो वहाँ पर टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एनालॉगी का फिर से, और गो का रिलेशन है TL से, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर आपको याद है कि ओपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, कुछ लोग इसको मिरर इमेज भी बोलते हैं, लेकिन वो मिरर इमेज ओपोजिट लेटर्स ठीक कहा जाएगा, कि अगर कोई लेटर स्टार्टिंग से जितने नंबर पर है उतना ही लास्ट से होना चाहिए। तो ऐसे कुछ पेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ क्या है, पेयर्स हैं। तो जैसे ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ऐसे कुछ पेयर्स हैं, मतलब अगर मैं बात करूं D चौथे नंबर पर है ना स्टार्टिंग से, तो ये W चौथा नंबर है लास्ट से। तो इस तरह के पेयर हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे G और T का पेयर है, G और T का पेयर है, और O और L का भी पेयर है, ठीक है। इसी तरह से आपको पता करना है इनमें किस किस का पेयर बनेगा। क्या D और X का पेयर है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या S और G का पेयर है, नहीं है। I और R का पेयर है, नहीं। N और M का, ठीक है। इनको कुछ आप पेयर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आप कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखना, मैंने इनमें लेटर्स याद कराए हुए हैं, कि जैसे मैन से याद कर सकते हो, लव से याद कर सकते हो, कानपुर से याद कर सकते हो, ये ओपोजिट लेटर्स, जंगल क्वीन से याद कर सकते हो, ठीक है। और इंडियन रेलवे को याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे से आप इसको IR याद रख सकते हो, इंडियन रेलवे, ठीक है। और चलते हैं आगे, हाई स्कूल या हिल स्टेशन याद रख सकते हो, ठीक है। GT रोड याद रख सकते हो, GT रोड। FU का फन से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से याद रख सकते हो, ठीक है। DW को ड्यू से याद रख सकते हो, माउंटेन ड्यू। CX को क्रैक्स से याद रख सकते हो, B और Y को बाय से याद रख सकते हो, ठीक है। और A और Z तो याद रहेगा ही। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रख सकते हो, ये याद करने की टेक्निक है। और अपोजिट पेयर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे कोडिंग डिकोडिंग में आए, चाहे यहाँ पर एनालॉगी के अंदर आए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। देखो D और X, ठीक है, नहीं है, क्योंकि D का अपोजिट तो W है, O का अपोजिट भले ही L है,
ठीक है। एस का ऑपोजिट एच होता है, हिल स्टेशन। ओ का ऑपोजिट भले ही एल है। आई का ऑपोजिट आर है, इंडियन रेलवे। और एन का ऑपोजिट एम है, मैन। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल का, ओ का तो एल आ रहा है बिल्कुल, लेकिन एन का तो एम आना चाहिए था। ठीक है, ये सारे गलत हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके 4 नंबर्स गिवन है। 4 नंबर में आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा एक अलग है, बाकी सब में सेम है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर हम पता लगा पाए तो देखो, ऑड इवन से तो कुछ मतलब नहीं है, प्राइम नंबर से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई नंबर 0 आ रहा है तो वो प्राइम नंबर तो है नहीं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर 2 आ रहा है लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर, ना ऑड नंबर ना इवन नंबर पर आधारित हैं ये, क्योंकि सारे नंबर इवन है। ठीक है, और प्राइम नंबर भी नहीं है। और कुछ देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 5, 8 और 5 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इनको प्लस कर सकते हैं बीच वालों को, और इनको भी प्लस कर लो। तो 6 और 5 क्या आ रहा है यार, नहीं ये तो सबकी 8, 2 10 और 1 11, ये 11 आ रहा है, ये भी 11 आ रहा है, ये भी 11 आ रहा है, ये भी 11 है ना, इससे भी मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, 4 इवन है, 5 ऑड है। ठीक है, 0 इवन है, 2 इवन है। ठीक है, 8 इवन है, 2 इवन है, 1 ऑड है, 0 इवन है। 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, ये इवन है। ठीक है, 6 इवन है, ऑड है, इवन है और इवन है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब में 3-3 नंबर इवन है, 3-3 डिजिट इवन है और एक ऑड था, लेकिन इस सी ऑप्शन में 3 ऑड है और एक इवन है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इसने पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आपको बताने हैं फिगर्स में। अब क्वाड्रिलेटरल्स की अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं भाई, जिसकी 4 फिगर होती है। अब 4 फिगर में रेक्टेंगल भी आ जाता है, स्क्वायर भी आ जाता है, ट्रेपीजियम भी आ जाता है, पैरेललोग्राम भी आ जाता है। ठीक है, ठीक है, रोम्बस भी आ जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पूछा है तो हमने कहा ठीक है, अगर काउंट करें 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, और इसी तरह से 4, 5 और 6, तो ऐसे ही 6 इसमें भी होंगे, 6 इसमें भी होंगे, तो 6, 6 और 6 मतलब 18 तो वैसे ही आ गए हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ट्रेपीजियम अगर हम गिने। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम गिनते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 पैरेललोग्राम यहाँ पर आते। और अगर इधर की तरफ ये गिनते, इधर के पैरेललोग्राम गिनते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अच्छा, इसमें भी 9 थे, इसमें भी 9 है, वो हमने 3-3 वाले नहीं गिने। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर और गिने अगर क्वाड्रिलेटरल्स, तो और देखो ये भी हो सकता है 1 क्वाड्रिलेटरल, 2 क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये छोटे वाले ले 2, 3, 4, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो काफ़ी सारे क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये इनमें से कोई ऑप्शन हमारा नहीं है। और इतने सारे वैसे भी हमने गिन लिए, 27 या 18, ये तो काफ़ी सारे क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर हो गए। हो सकता है इसमें कोई एक ट्रायंगल पूछा हो, तब जाकर कोई ऐसा आंसर आता हो। ठीक है, ट्रायंगल हो सकता था कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, अगर इसमें ट्रायंगल पूछता ना, तो ट्रायंगल के हिसाब से, अगर ये ट्रायंगल पूछता तो ट्रायंगल के हिसाब से इसका आंसर आ जाता हमारे पास 12। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, जितने नंबर ऑफ बेस हैं 1 2 3, अगर इस तरह की फिगर है तो 3 ट्रायंगल, अगर 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, तो ये सब मिलाकर फिर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल पूछ लो, क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे पॉसिबल हैं इसमें। ठीक है,
तो इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत आया है। ठीक है, और ये एग्जाम का है, बिल्कुल मैंने चेक करा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेन डायग्राम का है, और हॉट ड्रिंक्स, बेवरेजेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। हॉट ड्रिंक्स, बेवरेजेस और सॉफ्ट ड्रिंक, देखा जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक और हॉट ड्रिंक्स ये दोनों ही क्या हैं, बेवरेजेस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट क्या पूछी गई है, शुड बेबीज बी गिवन बाथ विद वार्म वाटर, क्या बच्चों को या नवजात को जो भी है कि उनको वार्म वाटर से क्या देनी चाहिए, बात देनी चाहिए। तो यस, वार्म वाटर रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ बेबीज एंड काम्स देम आफ्टर बाथ, ये बिल्कुल ठीक है, ये एक रीजन करेक्ट हो सकता है बिल्कुल आर्ग्यूमेंट। नो नो, वार्म वाटर इज नॉट बेटर देन कोल्ड वाटर, ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज वैलिड। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैथमेटिकल मतलब इक्वेशंस। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हैश मतलब मिसिंग सिंबल्स गिवन है, और इन ऑप्शंस में से एक सेट यहाँ पर रखा जाएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शंस काटते हैं। डिवाइड का साइन ऑप्शन काट सकता है, कैसे कि अगर ये डिवाइड यहां आएगा, अगर ये वाला डिवाइड यहाँ पहले नंबर पर आएगा तो 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल नंबर नहीं है या फ्रैक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन कैन बी। थर्ड वाला, सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर आएगा और इसके साथ में ये है, तो अगर 4/5 करोगे और गुना 17 करोगे तो ये किसी तरह से सॉल्व हो नहीं पाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसको तो मुझे ट्राई करना ही नहीं है। फर्स्ट भी ट्राई कर सकते हो, सेकंड थर्ड भी ट्राई कर सकते हो, और फोर्थ भी ट्राई कर सकते हो। ऑप्शन को पुट करते हैं। फर्स्ट है डिवाइड, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 15 को डिवाइड करूँ 3 से, मल्टीप्लाई बाय करूँ 4 से, -5 करूँ तो ये 136 आना चाहिए। ठीक है, 3 से 5 पर, और 5 4 5 20 20 माइनस ये 136 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड वाला, डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस प्लस। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 4 बराबर 5 + 17 + 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पंजे 20, और ये 20 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। इसका मतलब फोर्थ को मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ही होगा, क्योंकि जब 3 ऑप्शंस आपके पूरी तरह से कट गए हैं, ठीक है, तो आपका जो बचा हुआ ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर एजेस का क्वेश्चन है। P is 4 years older than Q and 6 years younger than R। ठीक है, P Q R 3 लोग हैं। इसने कहा P जो है Q से 4 साल बड़ा है, तो अगर ये X है तो ये 4 साल बड़ा है, मतलब X + 4 है, एंड 6 years यंगर देन R, और 6 years यंगर देन R, इसका मतलब R जो ये है ये 6 साल बड़ा है। ठीक है, R से, तो अगर ये इतना है तो इसका मतलब ये 10 साल बड़ा होगा, तब जाकर वो छोटा होगा 6 साल। ठीक है, 6 साल बड़ा होगा, X + 4 से भी 6 साल बड़ा। तो इसने कहा कि S और Q एंड S आर ट्विंस, इसका मतलब अगर Q X ईयर्स का है तो S भी X ईयर्स का है। तो इसने कहा हाउ मेनी ईयर्स इज R ओल्डर देन S, ये कितना बड़ा है R S से, तो हमने कहा 10 साल, खत्म क्वेश्चन, 10 साल बड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक्स फ्रॉम हिज हाउस रैन 100 स्टेप टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, एक्स जो है अपने घर से चलता है, होम से चलता है, किधर, ईस्ट की तरफ चलता है, कितना, 100 स्टेप्स, 100 स्टेप्स चलता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, एंड देन रैन 40 स्टेप्स आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब राइट मुड़ने के बाद 40 स्टेप चलता है। ठीक है, अब जब वो इस तरफ जा रहा होगा तो राइट तो उसका इस तरफ ही होगा। ठीक है,
टू रीच अ कॉफी स्टॉल, ठीक है, यहाँ पर कॉफी स्टॉल है। देन ही रैन 30 स्टेप टूवर्ड हिज राइट, ठीक है, राइट मुड़ा और वो 30 स्टेप्स चलता है, ठीक है। उसके बाद रीच्ड अ पॉइंट डब्ल्यू, देन ही टर्न टूवर्ड्स हिज राइट एंड 30, राइट मुड़ा और 30 चला, ठीक है, 30 ही चला। फ्रॉम देयर टर्निंग टू हिज राइट वन रैन 130, राइट मुड़ा और 130 चला, यहां पर आ गया। एंड देन ही टर्न लेफ्ट एंड रैन 10, तो यहां पर 10 चला, यहां पर आ गया इसका मतलब। कोई डाउट है यहां तक इसमें? नहीं है ना। चलो, अब यहां पर इसने पूछा है कि आप ये बताओ कि कहां से, मतलब घर से उसका जो बैंक है, ठीक है, यहां पर बैंक आ गया ना, ये बैंक है, तो ये कितनी दूरी है। असल में ये देखो, अगर ये 100 था तो ये और आगे चल के यहाँ पर आना चाहिए। अगर ये यहाँ से 130 चला था और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 100 रही होगी और टोटल 200 डिस्टेंस है। और अगर बात करें विच डायरेक्शन इज बैंक, बैंक कहाँ पर है, एक्स के उससे, तो हमने कहा कि होम से तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है और 200 स्टेप्स है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया हो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसकी स्नैपशॉट खींच के, या आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लेट भले ही होगा लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्लासेस में भी काफ़ी सारे होते, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो वैसे ही मैं तुरंत आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन भेजूंगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट, select the correct option that indicates the arrangement of the given words in a logical and meaningful order। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट होगा, सबसे पहले इन्फेंट होगा। ठीक है, तो मैं नंबर यहाँ पर सीरीज लिख लेता हूँ। इन्फेंट होगा, इन्फेंट के बाद देखा जाए तो वो टॉडलर होगा, मतलब घुटनों पर चलेगा भाई। उसके बाद टीनेज होगा वो, ठीक है, उसके बाद वो एडल्ट होगा और उसके बाद वो ओल्ड होगा। तो 21453, 21453 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है। ठीक है, लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर एटीसी के पिछले वाले पेपर में भी, हाँ 2022 के पेपर में भी एटीसी का जो पेपर था उसमें भी ये 2 क्वेश्चंस आए थे मीनिंगफुल ऑर्डर के, तो इसमें भी आया है। चलो नेक्स्ट, थिकनेस इज टू स्क्रू गेज एंड ह्यूमिडिटी। देखो, थिकनेस, किसी भी चीज़ की थिकनेस नापने के लिए स्क्रू गेज का यूज़ होता है। स्क्रू गेज क्या होता है, इस तरह का एक मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर वो इसको ऐसे ऐसे टर्न करते करते और यहाँ से इसकी कोई भी चीज़ रखकर यहाँ पर इसकी मोटाई नाप ली जाती है। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को नापने के लिए क्या था, गैसोमीटर नहीं, ओडोमीटर नहीं, ओडोमीटर तो स्पीड का होता है, सिस्मोग्राफी तो भूकंप विज्ञान होता है बिल्कुल, और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को नापने की नापता है। ठीक है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसको मेजर करने का। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक ब्लड रिलेशन का, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स हस्बैंड, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, डिवाइड मीन्स मदर। ठीक है, तो इसने एक स्टेटमेंट दी है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। P माइनस ए, माइनस का मतलब देखो क्या है, हस्बैंड, तो P जो है वो हस्बैंड है किसका, ए का, और ए हो गई फीमेल। अगला ग्रुप सॉल्व करेंगे, ए डिवाइड एस, एस डिवाइड मतलब मदर, जो ए है वो मदर है किसकी, एस की, बिल्कुल क्लियर है। एस मल्टीप्लाई एफ, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, एस जो है वो ब्रदर है, एस जो है वो ब्रदर है किसका, एफ का। ठीक है, और एफ डिवाइड एच आ गया, डिवाइड का मतलब मदर, तो एफ जो है वो मदर है किसकी, एच की। तो इसने कहा इनमें से कौन सा सही है, क्या ए पैटर्नल ग्रैंड मदर है एच की, पैटर्नल ग्रैंड नहीं है भाई, एच एच की मदर है, मदर की मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर होगा ये। पी इज फादर ऑफ एच, क्या पी फादर ऑफ एच है, नहीं, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर है। और पी मैटरनल ग्रैंड फादर है एच का, पी जो है मैटरनल, क्योंकि ये इसकी मदर और ये दोनों भाई बहन है, इस मदर का फादर है, तो पी इज मैटरनल ग्रैंड फादर, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट का डी, पी इज मैटरनल अंकल ऑफ एच, नहीं, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। अब आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस पर। मैथ के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो सिंपल सी इक्वेशन बनी हुई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, और आपको बताना है x प्लस 2 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अगर इसको इधर लेके चला जाता हूँ, इसको इधर लेके चला जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। और अगर मैं दोनों साइड, बोथ साइड x से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, तो यहाँ पर भी x से डिवाइड, यहाँ पर भी, और यहाँ से, जिसकी वजह से ये कट जाएगा और यहाँ से एक पावर कटेगी, तो x प्लस 2 बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और यही तो हमें चाहिए था। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक है, ऑफ साइड मेजर 20 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 32। ठीक है, चलो देखते हैं, रोम्बस बना लेते हैं। ठीक है, लगभग ही लग रहा है ये रोम्बस। स्क्वायर को यूज करके बना लेते हैं। ठीक है, ये एक रोम्बस है। हम्म, तो इसने कहा कि अगर ये रोम्बस है तो इसका जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर की, ये 20 सेंटीमीटर की, और रोम्बस में हमें पता है कि सारी की सारी साइड जो है वो 20 मतलब इक्वल होती हैं। तो अगर ये 20 है तो सारी साइड कितनी रही होंगी, 20 सेंटीमीटर। और इसने कहा उसका एक डायगोनल जो है 32 है। एक डायगोनल 32 है, तो हमें नहीं पता वो डायगोनल कौन सा है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा ये 32 है, इसका मतलब इसका एक और डायगोनल रहा होगा, इसका एक और डायगोनल क्या रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ ये 32 सेंटीमीटर का डायगोनल है, तो इसका मतलब ये 16 रहा होगा, ये भी 16। अब ये एक राइट एंगल, क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये बेस निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये जो है डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल 2 का हाफ, मतलब या इसको मान सकते हैं बेस आ जाएगा, इसको बी मानते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 400, 400 माइनस 256। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 10 में से 4, 6 गए 4, और यहाँ पर 4। ठीक है, 144। ठीक है, 144 आएगा। इसका मतलब 144 का क्या करना था, हमें रूट करना था, जो कि आएगा 12। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 12। तो अगर ये 12 है तो इसका मतलब ये पूरा डायगोनल जो है 24 रहा होगा, क्योंकि इधर भी तो 12 रहा होगा। अब इसका रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है कि हाफ d1 d2, हाफ d1 इंटू d2, मतलब दोनों हाफ इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का, ठीक है, मल्टीपल। चलो, तो ये आ जाएगा, एक तो मल्टीपल, एक तो डायगोनल है 32 और दूसरा हमने निकाल लिया 12 और 12 24। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हो 16, और 24 को जब आप 16 से डिवाइड करो 4 6 24, और ये आ जाएगा यूनिट डिजिट 384। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। 384 इसका करेक्ट आंसर है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, 4 6 24, 24 का 4, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमारे फॉर्मूले पर बेस्ड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी बेस्ड है कि कैसे हम अपना माइंड को चला रहे हैं। इसने कहा कि एक एवरेज एज 39 एम्प्लॉयज़ की ऑफिस में गिवन है कि 30 ईयर्स है। ठीक है, 39 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, उनकी एवरेज एज जो है 30 ईयर्स है। उसने कहा कि एक ओनर की भी अगर उसमें एज इंक्लूड कर दी जाए तो एवरेज एज 3 महीने बढ़ जाएगी। अब सोचो एक बात, जब उसकी ऑनर की एज इसमें ऐड होगी, इसका मतलब कि, और उसके आने से एवरेज एज बढ़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो एज है वो 30 ईयर्स से ज्यादा रही होगी।
अब 30 ईयर्स से कितनी ज़्यादा रही कि 30, तो इसका मतलब 30 ईयर्स तो उसकी एज है ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एज है। और कितनी एक्स्ट्रा एज है? इतनी एक्स्ट्रा एज है कि अब वो 40 बंदे हो गए हैं, और 40 बंदों को सभी को 3-3 महीने बांटा जा सकता है इक्वली। ठीक है, तो अगर 3 महीनों के हिसाब से 3 महीने सभी 40 बंदों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा? 120 महीने आ जाएंगे। और 120 महीने का मतलब है 10 साल। 120 महीने का क्या मतलब है? 10 साल। इसका मतलब उसकी एज जो हो वो 40 ईयर रही होगी, और ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आया होगा। भाई इतनी उसकी एज एक्स्ट्रा थी कि उसने 3-3 महीने सभी 40 में विभाजित कर दिया। तो 3-3 40 बंदों के हिसाब से 120 महीने उसकी एज रही होगी एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा 120 महीने रही होगी, जिससे कि वो 120 महीने 40 बंदों में 3-3 महीने के हिसाब से डिवाइड हो गई। अब 120 महीने का मतलब क्या है भाई? 12 महीने का एक साल होता है, इसका मतलब वो 10 साल थे। तो 30 साल प्लस 10 साल, उसकी जो एज रही होगी वो 40 साल रही होगी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नितिन गॉट 50% कंसेशन ऑन लेबल्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर 9600 विद 20% प्रॉफिट। नितिन को एक वस्तु अंकित मूल्य पर 50% छूट पर मिली, और उसने उस वस्तु को एक 20% के लाभ पर 9600 रुपए में बेच दिया। अब आप सोचो इस बात को। एक तो ये ऑप्शन से भी ट्राई किया जा सकता है कि अगर 12,000 उसका अंकित मूल्य था, तो उसने वो वस्तु 6,000 में खरीदी होगी 50% के कंसेशन पर, और उस 6,000 पर अगर वो 20% कमाना चाह रहा है, तो 20% जुड़ने के बाद उसको 9600 रुपये बनना चाहिए। तो अगर इसका 20% देखा जाए तो 1200 होगा, और ये जुड़ने के बाद 7200 बन रहा है। गलत है ये आंसर। ठीक है, 10,000, तो इसका मतलब उसने वो 5,000 आधे दाम में खरीदी, प्लस इसका 20% तो 1,000 रुपये होगा, जो कि 6,000 बनता है। गलत हो गया ये भी। नेक्स्ट 16,000 के आधे में 8,000 में खरीदी होगी। 8,000 का 20% 1,600, और जुड़कर ये 9600 हो गया। इसका मतलब उसने 9600 रुपये में ही ये बेची होगी। करेक्ट है। तो उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9600 जो है वो तो सेलिंग प्राइस है ना, और हम कॉस्ट प्राइस इसका हाँ कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। ठीक है, तो एस पी हमारे पास 9600 रुपये है। 100 बटे में 120 आ जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 20%, और जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये 12 अट्ठे 96 80 8,000 इसका क्या आएगा? सीपी आएगा। इतने में खरीदी होगी, और ये सीपी तो वो है ना कि जिस पर ये खरीद कर आया होगा। इसका मतलब 50% के डिस्काउंट के बाद ये हुआ होगा। इसका मतलब एमआरपी उसका 16,000 रहा होगा। ठीक है, ये भी एक तरीका ठीक है, और ऑप्शन से करना भी ठीक है बहुत, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू नहीं है कि ऑप्शंस में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। दोनों मेथड ठीक है अपने आप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक्स और वाई है जो किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, मतलब मिलकर कर रहे हैं। हाँ, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और अगर उसी काम को एक्स अकेला करता है तो 24 दिन लगेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 24, और 8 से 3 बार, और 24 का 1 बार। ये वैल्यू आ रही है। अब इसने कहा कि वाई कितने दिन में करता है। हमने कहा ठीक है, ये जो क्षमता है, ये जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी आई है, ये तो एक्स की है, और इसमें एक्स और वाई दोनों हैं। और अगर एक्स की आपको पता चल गया कि 1 है, तो वाई की कितनी होगी? 2। तो वाई अगर इसी 24 काम को करेगा, कितनी क्षमता से करेगा? भाग कर दो 2 से, तो कितने दिन में काम पूरा होगा भाई? 12 दिन में। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको ये समझ आया होगा। इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देर आर 2 डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई इन ऑफिस। ठीक है, कंसिस्टिंग 36 एंड 44 स्टाफ। मतलब एक डिपार्टमेंट में एक कंपनी में या ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, जिसमें 36 लोग हैं और 44 लोग हैं। एवरेज वेट ऑफ द स्टाफ ऑफ एक्स। एवरेज वेट, ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, और यहां पर 80 kg पर पर्सन का वेट रहा होगा। ठीक है, और वाई में जो है वो 70 kg पर पर्सन का एवरेज रहा होगा। पर पर्सन का एवरेज रहा होगा। ठीक है, और इसने कहा कि ठीक है आपको बताना है सबका मिलाकर एवरेज कितना रहा होगा। अब मैं हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि
जो बड़ी वाली वैल्यू, इसमें से ये माइनस होकर यहाँ एक वैल्यू आएगी, इसमें से ये माइनस होकर यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, और ये जिस रेशियो में रहेंगे उसी रेशियो में ये लोग थे 36 और 44। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पर, आपको पहले रेशियो निकालना है। 4 से काटेंगे तो 9 बार, 4 से 11 बार, इसका मतलब इनका रेशियो 9 और 11 का है, 9 और 11 का। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएंगी ये 9-11 के रेशियो में आनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। कभी भी अगर ऐसा होता है, इनका डिफरेंस ले लो कितना, 10, और 10 को ना इसी 9-11 में भाग कर दो, इस 10 को 9 और 11 के अनुपात में डिवाइड कर दो, तो 9 और 11 कितने आ रहे हैं, 20, 20 की वैल्यू 10 है, इसका मतलब आधा है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगी 4.5, और 2 से इसको भी डिवाइड कर दो कितने आ जाएगी 5.5। इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पर एक वैल्यू 4.5 आएगी और यहाँ पर एक वैल्यू 5.5 आएगी। कंफर्म हो गया बिल्कुल कि ये माइनस माइनस करके ना यहाँ पर ये 4.5 और 5.5 ही आनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आई है। चलो अब देखो, बड़ी वाली कौन सी वैल्यू, 80, 80 में से कुछ माइनस होकर ये 5.5 आया होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये 74.5 होना चाहिए, 74.5। ठीक है, इसमें से ये माइनस होकर ये आएगा, ठीक है, इसमें से ये माइनस होकर 4.5 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच होगा आपका, 74.5 उसका बिल्कुल कंबाइंड एवरेज वेट था। ठीक है, उस ऑफिस में सभी स्टाफ का मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक स्पेरिकल बॉल थी, 6 सेंटीमीटर उसका डायमीटर था, उसको मेल्ट कर उसको रिकास्ट कर दिया 3 स्पेरिकल बॉल में। मतलब ओके, यहां पर ये इसका हिंदी गलत है भैया, इसका हिंदी क्या है, गलत है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। एक गोलाकार गेंद है और उसको वो 6 सेंटीमीटर उसका क्या है, डायमीटर है, मतलब उसका व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, और उसको ठीक है उसको मेल्ट कर दिया गया, पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बना दी जाती हैं, जिसमें से पहली बॉल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरी बॉल का व्यास 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है तीसरी बॉल का व्यास क्या होगा, समझते हैं। एक बड़ी गेंद थी, ठीक है, जिसका जिसका व्यास जो है, जिसका व्यास जो है वो कितना था भाई, डायमीटर 6 था, इसका मतलब रेडियस, आप रेडियस ले लेते हैं ना, तो रेडियस इसका कितना रहा होगा, 3 सेंटीमीटर, और उसको 3 छोटी छोटी गेंद में उसको डिवाइड कर दिया, जिसमें से 2 का तो आपको रेडियस पता है, मतलब व्यास पता है, तो रेडियस भी त्रिज्या भी पता लग जाएगी। तो इसका रेडियस है 1.5, इसका है 2, और इसका पता नहीं है हमें, एक्स है रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सबका बराबर होगा प्लस करके, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है स्फेरिकल बॉल का, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27। ठीक है, यहां पर 4/3 पाई 1.5 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 2 का क्यूब और प्लस 4/3 पाई एक्स का क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपकी। चलो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन करके निकल सकता था और कट सकता था ये। अब यहां पर हमारे पास आ रहा है 3 का क्यूब 27, और यहां पर 1.15 का क्यूब अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 15,625। अगर आप यहाँ पर देखो तो सॉरी कुछ गलत हो रहा है, हाँ भाई ठीक है, 15 का क्यूब 225, 15। तीन तीन 7 5, और अगर यहाँ पर आप क्यूब लगाओगे तो ये आएगी वैल्यू। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और एक्स का क्यूब हमें नहीं पता। 27 बराबर ये आ जाएगा 8 और 3 11, 11.375 प्लस एक्स का क्यूब। 27 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 11.375, माइनस करोगे तो
ये आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 3 गए 6, और ये आ जाएगी 7 में से, सॉरी 6 में से 1 गया 5, और यहाँ पर 1। तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 15.625, और अगर आप इसका एक्स क्यूब का रूट लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 25 का क्यूब है ये। और अगर आप नीचे भी करोगे तो 1000 का क्यूब करोगे 10, ठीक है, तो 2.5 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स की, जिसका मतलब जो रेडियस है उसका, रेडियस पूछा था, डायमीटर पूछा था। एक सेकेंड रुको 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 रुको, डायमीटर पूछा है ना इसने, डायमीटर। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 125, 0. 12.1.25 आएगा। एक सेकेंड रुको, कुछ गलती हो रही है। क्यूब रूट करते हैं, 5 आएगा, और ये 2 और 25, 2.5, 2.5 का डबल 5। कुछ गलती हो रही है भाई, एक सेकेंड रुको। 15,625 का क्यूब रूट करना है हमें, ठीक है। 15,125 का अगर देखें, 15,625 का अगर क्यूब रूट करें तो ये आएगा आपके पास 5, और यहाँ पर ये जो आ रहा है आपके पास 2 और 3 के क्यूब के बीच में, इसका मतलब 2, 25 तो आएगा ये। और अगर डेसिमल लगाओगे तो 2.5, लेकिन ये क्या आ रहा है, डायमीटर आ रहा है, दो रेडियस आ रहा है, ठीक है, तो रेडियस ही लिख लो इसको, रेडियस क्या आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। 15,625 बटे में, ठीक है, अगर इसका क्यूब रूट करोगे तो 25 आएगा, 25 का क्यूब करके 15,625 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2.5, जो कि रेडियस है, ठीक है, रेडियस ठीक है इसका। ये डायमीटर तो नहीं है, ठीक है, डायमीटर नहीं है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹72,000 एट इतना इतना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। P जो है 72,000 है, और रेट जो है 18 3 54, 54 और 2 56 बटे 3 है, और 9 मंथ अपॉन में 12, ठीक है। और यहाँ पर 100 तो नीचे रहेगा ही, क्योंकि इसी का परसेंटेज रिमूव होकर वो 100 आता है। इसको अगर हम सॉल्व करें, 12 से 6 बार, 2 0 से 2 0 जाएंगे आपकी, 3 से 20 बार, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 0 तो एक आएगी, 2 6 12, 12 का 2, 2 निम 18, 18 का 80, इसका मतलब यूनिट डिजिट ये आएगी 10,080, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक्स एंड वाई आर टू पोर्ट्स 780 किलोमीटर अपार्ट हैं, ठीक है। एक्स और वाई जो है वो दो पोर्ट हैं भाई, जो कि 780 किलोमीटर दूर हैं, और एक जो है ए जो बोट है वो यहां से 10 बजे चलती है, ठीक है, कितनी स्पीड से, 130 की स्पीड से, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड अनदर स्टार्ट्स एट 11 AM, 11 AM से चलती है, यहीं से चलती, कौन सी बोट है, बी बोट है, बी बोट मान लेते हैं, 11 बजे चलेगी 70 की स्पीड से। कब मिलेंगे वो? अब आप एक चीज सोचो, अगर इनके टाइमिंग में 1 घंटे का गैप है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पहले वाली बोट जो है, जो 10 बजे निकली थी,
वो कहीं ना कहीं जब यहाँ 11 बजेंगे, जब ये चलना स्टार्ट होंगी, वो तो 1 घंटा आगे चली गई होगी और 1 घंटा तो अपनी ही स्पीड से गई होगी। तो अगर मैं बात करूं 1 घंटा वो अगर आगे चली गई होगी, तो मैं ये कह सकता हूँ ये बोट कहीं ना कहीं 130 किलोमीटर आगे आ गई होगी। अब बोट यहाँ पर है, ए जो है, ए जो बोट अब यहाँ पर है और बी बोट यहाँ पर है, इनके बीच में जो दूरी क्रिएट हुई है वो 130 की दूरी क्रिएट हुई है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं ये कह सकता हूँ 130 किलोमीटर जो उनके बीच में क्रिएट हुई है, अब वो उसी डिस्टेंस को जैसे जैसे यहाँ पर है, ये जो अगर मान लो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर है, अब ये ऐसे ऐसे आगे जाएंगी और ये आगे आगे जाके कहीं ना कहीं ये मीट हो जाएंगी। ठीक है, तो 130 किलोमीटर की ही दूरी क्या रहेगी, इनके बीच में रहेगी। और अगर देखा जाए एक ही डायरेक्शन में चलने की वजह से, एक मिनट, ना ना ना, ठीक है, गलत हो गया ये। दूसरी जो बोट है वो कहीं ना कहीं 11 बजे चलेगी, लेकिन वाई से चलेगी, ठीक है, 70 की स्पीड से। तो आप ये सोचो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप ये देखो, जब ये 11 बजेंगे तो ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, दूसरी वाली बोट यहाँ होगी, अब ये आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो इसका मतलब 130 तो ट्रैवल कर चुके, 780 में से अगर 130 ट्रैवल हो चुका है, तो आप ये कह सकते हो ना भाई 650 दूरी जो है वो इनके बीच में रही होगी। और यही दूरी अब ये मिलकर तय करेंगे, तो 130 और 70 जुड़कर ये कितना आ जाएगा, 200 की स्पीड से टाइम ट्रेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 4 बार, 5 से 13 बार, तो 13/4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, 4 तिया 12 और 1/4 बचेगा। इसको मिनट में चेंज करोगे 60 से गुना, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे कब? 11 बजे के बाद, जब दूसरी वाली बोट चली थी। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ठीक है, तो 2 हो जाएंगे। और 2 घंटे 2:15, ये 15 मिनट भी है, 3 घंटे 15 मिनट बाद, तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो 2:15 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन है जो अपनी कैपिटल का 1/6 इन्वेस्ट करता है 14% रेट पर। ठीक है, चलो, तो क्यों ना एक ऐसी देखो 1/6 यहाँ पर और 1/4 यहाँ पर, ठीक है, और बची हुई, तो एक काम करते हैं 1200 मान लेते हैं कैपिटल। अब ये 1200 ही क्यों पाने, क्योंकि 1200 इसलिए कि उसका परसेंटेज निकालना कैलकुलेट हो जाए, 0 इसलिए लगाई मैंने परसेंटेज निकल जाए, और 12 इसलिए माना कि 4 से भी भाग हो जाए, 6 से भी भाग हो जाए। ठीक है, 12 मान लिया और उसके आगे 2 जीरो। तो 1200 का पहले तो इसने 1/6 किया, और 6 करोगे तो 200। ठीक है, 1200 का 1/6 मतलब 200, जो कि इसने 14% पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, और फिर 1200 का 1/4, 1200 का 1/4 अगर आप करोगे, 1200 का 1/4 करोगे तो 300। तो इसका मतलब 300 जो है वो इसने 9% पर कैलकुलेट किया। ठीक है, और जो बच गया, देखो बचा कितना, 2 और 3 5, 500 तो इन्वेस्ट हो गया, इसका मतलब 700 बचा। 700 जो है वो 10% के रेट से इन्वेस्ट हुआ, और टोटल उसकी इनकम जो है वो 475 रुपये हुई। हमने कहा इस हिसाब से चलते हैं, 14 दूनी 28, 28 रुपये यहाँ पर मिले उसको, और ये 9 था, 3 × 27 यहाँ पर मिले, और यहाँ पर 70 रुपये मिले। तो टोटल अगर आप देखोगे 28 27, 28 और 56, 56 और 55, 55 और 70, 55 और 70 अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 125। 125 की वैल्यू 475 है। ठीक है, और अब उससे मुझे कैपिटल कितनी है, तो हमने कहा 1200 की वैल्यू निकाल दो। तो हमने कहा 125 बटे में 475 आएगा, और गुणा हो जाएगा कितना, 1200। यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू को। 25 से अगर काटें, 25 से 5 बार, 25 से 5, 4, 4 × 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 19 ही आ रहा है, कुछ गलती हो गई है क्या? 475 10% के हिसाब से 1/6 14%, 14 दूनी 28, और 9% है यहाँ पर 1/4 वैल्यू, जो कि रहेगी आपकी 3 ×
27, ठीक है, और यहाँ पर 70, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? ठीक है, 28, 27 और 70, 8 और 7 15, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 1 12, 125 ही आ रहा है। 125 की वैल्यू 475 है और हमें चाहिए टोटल कैपिटल जो कि 1200 है, 1200 की वैल्यू। तो 475 बटे में 125, अच्छा हमने गलत लिख दिया था, जो कि आएगा 1200 की वैल्यू। यहाँ पर हमने 475 गलती से नीचे लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है तो 1200 की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये 1200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से 5 बार, 25 से 19 बार। ठीक है, 5 से अगर काटेंगे तो उसको 5 से 5 दूनी ये 240 आ जाएगा। ठीक है, और 240 को 19 से गुना कर लेते हैं। यूनिट डिजिट भी काम करेगी क्योंकि सबकी अलग अलग है। 0 तो आएगी, 4 9 36, 36 की यूनिट डिजिट 6 आएगी, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 0 तो आएगी, 4 9 36 की 6 मतलब 60 आएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो अगर यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व कर ले तो 0.4 4 जो 16 और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 1, तो इसका मतलब 2 अंक यहाँ पर ये आ जाएगा, प्लस 4 चौक 16 और 4 हैं तो 0.0016 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 अट्ठे 32, 32 आएगा और 1 2 3 3 अंक आ जाएंगे यहाँ पर 0.032, अपॉन में आ जाएगा 0.36। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर इसको ऐड करते हो तो ये आ जाएगा 0.1616 में से अगर आप 0.032 माइनस कर लेते हो, ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास 6। यहाँ पर बचेगा 2, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, इतना 0.1296 डिवाइडेड बाय 0.36, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 4 जीरो आएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है, तो डेसिमल रिमूव हो गया। अब यहाँ पर 2 डेसिमल तो आएंगे। ठीक है, चलो 36 से काटते हैं, 12 से काट लेते हैं, 12 कम 12, 12 108। ठीक है, 12 से 3 बार, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर 3 6 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.36 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा था कुछ। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पर ये तो ए स्क्वायर हो जाता है, ये बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये ए और बी के फॉर्म में नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दो नंबर्स का एलसीएम आपको गिवन है 35 टाइम, सॉरी, एलसीएम आपको गिवन है 35 गुना ऑफ एचसीएफ। इसका मतलब एलसीएम जो है वो 35 गुना ऑफ एचसीएफ है। ठीक है, और एक नंबर 145 है, और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है वो आपको 1044 दिया हुआ है। ठीक है, क्या मैं इस एलसीएम की जगह 35 एचसीएफ रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1044, इसको जोड़ोगे तो 36 एचसीएफ आएगा। ठीक है, और जो कि 1044, और 36 से इसको डिवाइड करोगे तो एचसीएफ की वैल्यू आएगी 1044 को 36 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले 4 से कर लेते हैं, 4 9 जा 36, फिर इसको कर लेते हैं 4 दूनी 8, 2 बचे 4 6 24, और यहाँ पर 1। ठीक है, 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 9 दूनी 18, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8, और यहाँ पर 81। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ आ गया 29। ठीक है, अगर एचसीएफ 29 आ गया है तो आप इसमें से 29 माइनस कर लो तो एलसीएम भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या था? 1044। तो 1044 में से अगर मैं 29 माइनस कर लेता हूं, यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 3 में से 1015। ठीक है, सॉरी, हाँ 1015। तो अब हमें पता है एक फॉर्मूला जो कि है 2 नंबर का मल्टीपल एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, चलो, तो एक नंबर तो हमें 145 बताया, दूसरा हमें नहीं पता। एचसीएफ आ गया 29 और एलसीएम अभी हमें निकाला 1015। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी तरह का नहीं होना चाहिए। 29 से ये 5 बार जाएगा, और 5 से ये 5 दूनी
1003। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 203। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, और यहां पर गिवन है कि जो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को पीरियड ऑफ द टाइम, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 97 से 98 ओवर द 1993। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1993 से 94 जो कि ग्रे कलर का है ये रहा, यहां से 97 98 97 98 ब्लू कलर को बता रहे हैं, यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ है। तो हमने कहा 2520 से 50 40 हो गया है। तो आप ये देखो माइनस करो, 2520 ही आएगा। इसका मतलब 2520 बढ़ गया है, पहले 2520 था मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब पूरी वैल्यू 100% इंक्रीज हुई है, डबल हो गई ना बिल्कुल। 25 का डबल 50, 20 का डबल 40। ठीक है, तो जब भी डबल हो जाती है कोई वैल्यू तो वो 100% इंक्रीज हो जाता है, जितना था उतना ही और बढ़ गया। तो 100% वैल्यू थी जो कि और 100% बढ़ गई है। नेक्स्ट एक और इसी चार्ट पर क्वेश्चन है, इसने कहा 1996 97 में जो प्रॉफिट है, मतलब ये वाला ग्रीन कलर का 96 97 में जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट का कितना परसेंट है। अब इसका मतलब मुझे यहां पर इसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, इसकी एवरेज क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अब एवरेज निकालने के लिए सबसे एक मेथड तो ये है कि कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो और फिर हम उस नंबर को एज्यूम करके एक वैल्यू मानकर चलते हैं। ठीक है, चलो एजम्पशन मेथड लगाते हैं और मान लेते हैं कि 3500 मान लेते हैं, 3500 एवरेज है, मान लिया है हमने, करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये 3500 से कंपेयर करो, ये 3500 से कितना कम है। तो हमने कहा 3500 से 360 और देखा जाए तो 860 कम है। ठीक है, 3500 से कितना कम है, 860, तो कम होगा तो माइनस। ठीक है, 3000 से कंपेयर करें तो 500 ज़्यादा, 500 और ये एक 360। ठीक है, 860। यहाँ पर देखोगे 3500 से 220 बढ़ा है, यहाँ पर 3500 से 500 और 500 980 कम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 140 कम है। नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पर 380 कम है। ठीक है, ये देखोगे तो ये एवरेज से 5 और 3 820 ज्यादा है। ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं हम अभी। और नेक्स्ट देखोगे 5040 है, 5040 का मतलब है 1500 और 40, 1540 ज्यादा है। ठीक है, और नेक्स्ट ये कहीं ना कहीं 380 कम है, ये दोनों इक्वल थे, 380 कम है। ठीक है, तो यहां पर एवरेज देखो अब कैसे निकलेगी, जो वैल्यू कट सकती है उसको आप काट लो। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहां पर ठीक है, देखो पहले ये देख लेते हैं कि मान लो अगर आप यहां पर देख रहे हो 820, ये 820 प्लस का 860 माइनस का, तो हमारे पास बचते हैं -40। ठीक है, -40 इसको काटोगे तो 1500 बचेंगे, वैल्यू आसान हो गई। ठीक है, 220 प्लस का और माइनस का 140 काटोगे तो 80 और सॉरी 20 60 80 आ जाएगा, प्लस का 80 बचेगा। प्लस का 80 इसमें से काटोगे तो -900 बचेगा। प्लस का 1500 काटोगे माइनस 600, आपके पास 600 बचेगा। ठीक है, 600 में से आपने 300 300 काट दिए, और ठीक है 300 300 काट दिए तो -80 160 बचेगा। ठीक है, सब कुछ मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया है। तो -160 जो बचा है, इस 160 का एवरेज निकाल दो। किस पर निकालोगे आप ये,
ये निकालोगे 8 चीज़ों पर, तो 8 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 20 का माइनस आ रहा है। इसका मतलब इसमें से 20 माइनस करोगे तो 3480 इसका एवरेज है, करेक्ट। 3480 इसका करेक्ट एवरेज है। अब ये पूछा कि 4320 जो है वो 3480 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 से काट 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 17, 4, 2 से 1, सॉरी 2 1 6, दोबारा से काटते हैं, 2 से 8 7 87 और 8 यहाँ पर आ जाएगा 10 और ये 108। तो 10 800 को 87 से डिवाइड करना है, किसको? 10 800 को 87 से। तो 10 800 को 87 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 87 एक कम 87, यहाँ पर बचेगा आपके पास 13 और 8 21। ठीक है, और यहाँ पर 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 17, 174, 26 और 10 36 और 0, यहाँ पर 4 टाइम्स तो जाएगा ही, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32, सॉरी 3 कैरी ऑन, सॉरी 4 सत्ते 28 होगा ना, 4 सत्ते 28, 2 कैरी ऑन, 4 अट्ठे 32, 33 34 34, और यहाँ पर बचेगा 10 में से 8 के 2 और यहाँ पर 2 22 220। अब आपको ये देखना है 2 बार ये जाएगा, ये 2 बार जा सकता है क्या? 2 बार नहीं जा रहा है, ऑप्शन में नहीं है 2 बार। कुछ हमने गलती तो नहीं की? 10 800, रुको एक मिनट दोबारा से करते हैं। एवरेज हमारा 3480 आया है, तो 10 800 को हम डिवाइड कर लेते हैं 87 से। ठीक है, 10 800 को डिवाइड करें अगर हम 87 से, तो 87 इंटू 1 87, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 21। ठीक है, ये 0 यहाँ पर उतारा, 2 बार 160 और 14 174 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर 10 में से 7 गए 3, 36 बचा, और ये आएगा 3 0, और यहाँ पर 4 बार तो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में सब में ऐसे ही है। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 कैरी ऑन, 4 अट्ठे 32 33 34। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 2 बचा, और 6 5 में से 12, 120 एक कम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 124.14, ये करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि एवरेज निकालना था, और एवरेज निकालने के बाद हमें वो परसेंटेज भी निकालना, 2 चीज़ें एक साथ निकालनी थी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसलिए टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर करेक्ट रहेगा आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक रहेगी तो टाइम नहीं लगेगा इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रोहित ने 40% अपने मनी को वर्कर को दिया। मान लेते हैं कि बस 100 रुपये है, ये 40% मतलब कि 40 रुपये इसने अपने वर्कर को दिया। ठीक है, उसके बाद बच गए इसके पास 60। ठीक है, उसमें से 20% 3 सिक्योरिटी गार्ड को दिया, 20% जो कि 12 रुपये, 20% 12, 20% 12। ठीक है, 3 सिक्योरिटी गार्ड को दिया, 12 12 12 48 48, और ये बच गया 12। ठीक है, तो इसने कहा कि इसकी वैल्यू है 12,000, इसकी वैल्यू कितनी? 12। तो हमने कहा ठीक है, ये जो बच गया ना इनको देने के बाद, इसकी वैल्यू ये कहीं ना कहीं 1000 गुना है। तो हमने कहा ठीक है, इसको भी 1000 गुना कर दो, इसका मतलब उसके पास जो पैसा रहा होगा वो 1,00,000 रुपये रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया। पैटर्न को देखते रहो, ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ते रहो। ऐसा सुनने में आया है कि जो ये इसका जो एएआई का जो पेपर जो आ रहा है आपके पास, जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो जनरल कैडर का पेपर है, वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, सुनने में आया है, तो अभी मैंने उसके बारे में पता नहीं किया है पूरी तरह, लेकिन सुनने में ऐसा है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए हमारे पास और टाइम मिल जाएगा, हम और मॉक टेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए,
अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और उसमें आप अपने डाउट्स को पुट करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।